चलिए, आर्थिक समीक्षा हम कर रहे थे। उसके तहत हमने जीएसडीपी के बारे में बात की थी, ग्रोस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी। एक हमने बात की थी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, उसके बारे में बात की थी। एक हमने वैल्यू एडेड के बारे में बात किया था, मूल्यवर्धन। और एक मैंने आपको जो कृषि और सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बारे में कुछ वर्दी वगैरह मैंने बताई थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। लिखिए, यह लोगों के जीवन स्तर व कल्याण का सूचक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। अब कैसे निकालते हैं इसके? प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, आप कह सकते हो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी, बटा में कुल जनसंख्या। ये राज्य की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। जब हम सेंट्रल लेवल पर निकालते हैं तो क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन कुल जनसंख्या। उसमें तो ऐसे आता है, एक लाइन लिख दीजिए चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम अपॉन कुल जनसंख्या। ये नेशनल लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर है, क्योंकि हमने स्टेट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए स्टेट की ही उसको देखेंगे अपने। दो भागों में हम इसको बांटते हैं। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय और चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। चलिए, कल भी बच्चे पूछ रहे थे, मैं इसको यहां पर और क्लियर कर देता हूं। देखिए, स्थिर कीमतों की यदि हम बात करेंगे तो आधार वर्ष की बात आती है, ठीक है। तो इसके लिए जो आधार वर्ष होता है वो मैंने आपको कल ही बताया था, 2011
12। लेकिन इसके लिए कौन सा होगा? यदि आज की हम बात करें, इसके लिए हम बोलते हैं चालू वर्ष, इंग्लिश में कह सकते हो करंट ईयर। ये क्या होगा? 2022-23। इसका अर्थ ये होता है स्थिर कीमतों पर, चालू कीमतों पर। चलिए, राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर, वो है 86,134। 86,134 स्थिर कीमतों पर है ये, 86,134। अब यदि हम इसकी तुलना करें पिछली बार से, उससे हम तुलना करते हैं तो 6.94% की वृद्धि हुई है। तो इसके नीचे लिखिए 6.94% की वृद्धि, 6.94% की वृद्धि हुई है ये। ये जो है 1,56,000 1,56,000 ये 149 है, 149। मोटे तौर पर आप 1,55 के आसपास मान लो, थोड़ा सा देखने के लिए, समझने के लिए। इसमें आप 86 याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। एक्यूरेट तो देखो पूछा जाएगा नहीं, और पूछा भी जाए तो आप उसका आंसर भी दे दोगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो 86,000 मान लो और उसको मान लो आप 1,55 मान लो, इतनी होती है। और उसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है 14.85% की वृद्धि। %85 की वृद्धि है ये। तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? 86,134। इसमें पिछले वर्ष की जब हम तुलना करते हैं तो लगभग 7% की वृद्धि हुई है। इसमें यदि हम बात करें तो 1,55 के आसपास है चालू वर्ष के अंदर, और इसमें वृद्धि जो भी है 14.85% की। आप देखिए, यदि हम पिछले से तुलना करते हैं तो 14.85% की वृद्धि हुई है, ये है। चलें आगे। चलिए, ये हो गई जी आपकी प्रति व्यक्ति आय। अब हम आगे लेके चलते हैं मूल्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हेडिंग डाल दीजिए, मूल्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए, सबसे पहले हम मूल्य की बात करते हैं। यदि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहें
और आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मुख्य पार्ट होता है, ये मुख्य भाग होता है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसके अंदर। एक लाइन लिखिए, आर्थिक नियोजन का इकोनॉमिक प्लानिंग का एक प्रमुख भाग, एक पार्ट है ये। एक प्रमुख पार्ट है ये। अब यदि इसमें परिवर्तन होता है, आप देखिए कितनी मजेदार बात बता रहा है आपको। परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्य में परिवर्तन होगा तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? बहुत ही आसान सी बात है ये। किसका प्रभाव पड़ेगा? यदि मूल्य में परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए वस्तुएं महंगी हो गई, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? या सस्ती हो गई, जो भी एक्सेट्रा। हम तो प्रभाव की बात कर रहे हैं। परिवर्तन कम भी हो सकता है, ज़्यादा से भी हो सकता है। दोनों स्थितियों में आप जानते हो प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, इससे कंजप्शन भी प्रभावित होगा, उपभोग भी प्रभावित होगा। डिमांड भी प्रभावित होगी। और इससे जीडीपी भी प्रभावित होगी। जीडीपी मतलब उत्पादन, ये भी प्रभावित होगी। अब इससे संबंधित संस्था कौन है जो इसके आसपास इसको नियमित करती है? आपने कभी नाम सुना होगा, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय होता है ना, वो इसको नियंत्रण में रखती है। लिख दीजिए, ऐसे लिखो, संबंधित संस्था। आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डायरेक्टरेट। चले, आइए। अब जब हम मूल्य की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मुद्रास्फीति की बात जरूर आएगी। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की बात करते हैं अपने। तो अब आप देखिए, मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन, एक महंगाई होता है। महंगाई कहते हैं ना, महंगाई बहुत बढ़ रही है। एक तरीके से आपको मिलेगा कि ये मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ये बातें आप सुनने को मिलेगी आपको। तो वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में बढ़ोतरी होना, जितनी उसकी कीमत है उससे ज्यादा कीमतों का होना, इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। तो एक लाइन लिख दीजिए, वस्तुओं व सेवाओं की
सामान्य कीमतों में बढ़ोतरी होना। वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में बढ़ोतरी होना। अब आप देखिए, मैं महंगाई और मुद्रास्फीति के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे एक वस्तु है 10 रुपए की है, बॉल पेन है आपका, वो 10 रुपए का है और वो अब आपको मिलने लग गया 15 रुपए का। ₹15 का आपको मिलने लग गया। अब जब ये आपको 15 रुपए का मिलने लग गया तो आप क्या कहोगे? सर 5 रुपए बढ़ गए, ऐसे ही कहोगे? सर 5 रुपए ज्यादा हो गए। दूसरा क्या कहोगे? सर 50% वृद्धि हो गई। दो बातें हैं, अर्थ तो एक ही है, दोनों का यदि निचोड़ निकालोगे तो एक ही बात निकलेगी, लेकिन हमें तो शब्दों को समझना है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि 5 रुपए बढ़ गए तो हम ये कहते हैं 5 रुपए महंगा हो गया, मतलब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, ये महंगाई है। लेकिन यदि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी? मुद्रास्फीति। ये फर्क होता है इन दोनों के अंदर, ये फर्क होता है। चीजों को समझ के कीजिए। चलें, अब आप देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुद्रास्फीति को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है? लिख दीजिए एक लाइन, मुद्रास्फीति को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति के अंदर वस्तुओं व सेवाओं का महत्व ज्यादा हो जाता है? क्या सही है? महंगाई में वस्तुओं और सेवाओं का महत्व ज्यादा हो जाता है, सही या गलत, मुझे ये बताइए। आप बताइए। मैं गलत है, ठीक है, आप बताओ बेटा, क्या ये लाइन सही है? चीजों को समझ के करना पड़ेगा, तभी तो आगे आंकड़े समझ में आएंगे, ऐसे नहीं होता सीधा ही। आप बताओ। सही है, आप बताओ। वस्तुओं और सेवाओं का महत्व ज्यादा हो जाएगा। एक तरीके से ऐसे कह दो कि महंगाई में वस्तुओं और सेवाओं का महत्व ज्यादा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि महंगाई में
वस्तुओं और सेवाओं का महत्व ज्यादा हो जाएगा। चलो जी, कोई बात नहीं। मेरे को एक बात बताओ, महंगाई में क्या होता है? मैं ये कह सकता हूं कि जब महंगाई की स्थिति होती है तो वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय ये कैसा होगा? ज्यादा होगा। भाई मार्केट में टमाटर जो है उसकी फसल खराब हो गई, तो टमाटर लेने के लिए आएंगे ना लोग। आप सोचिए, कोरोना काल के अंदर जब व्हीकल नहीं चल रहे थे, बसें नहीं चल रहे थे, तो लोग 5-5 हजार रुपये 20-20 किलोमीटर के दे रहे थे ना। तो ये क्या था? डिमांड ही तो थी। तो डिमांड ज्यादा है, वस्तुओं का क्रय विक्रय ज्यादा हो रहा है, तभी तो लोग वस्तुएं खरीद रहे हैं। भाई वस्तुएं खरीदेंगे तभी तो महंगी होगी। मैं अपनी फीस कब बढ़ाऊंगा? जब बच्चे ज्यादा आएंगे, समझे ना, तभी तो बढ़ाऊंगा। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अब वस्तुओं का क्रय विक्रय ज्यादा है, ये कब होगा? जब लोगों के पास पैसा होगा, इनकम होगी, तब होगा, तभी तो खरीदेंगे। भाई आज हम घर में फ्रिज खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कब खरीदेंगे? जब पैसा होगा, तभी तो डिमांड जनरेट करेंगे। तो इनकम कैसी होती है? ज्यादा होती है। अब इनकम ज्यादा है, इसका मतलब रोजगार है, समझे ना? तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। देखिए, आप इसको इस वे से मत लीजिए कि महंगाई हो गई। महंगाई बैलेंस में होनी जरूरी होती है। यदि महंगाई नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? फिर इकोनॉमी चलेगी कैसे? बैलेंस में होना जरूरी होता है, वो एक अलग बात है। ये हार्मफुल कब होती है? जब आपकी जेब से बाहर हो जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा भाई, सिंपल सी बात है, रेपो रेट बढ़ाकर या रेपो रेट को कम करके हम क्या करते हैं? महंगाई को कंट्रोल में ही तो करते हैं। समझ में आई बात सारी? तो ये ध्यान रखना, वस्तुओं और सेवाओं का महत्व ज्यादा हो जाएगा, चीजें महंगी बिकेगी। महंगी बिकने का मतलब गलत नहीं होता है। महंगी बिकने का मतलब ये होता है लोगों के पास पैसा है, लोग खरीद रहे हैं। और लोगों के पास पैसा है, इसका मतलब लोगों के पास रोजगार है। अब उल्टा करके देखते हैं, चलो आपको यदि थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, ये सब टॉपिक ऐसा ही होता है। अब आप देखिए, वस्तुओं व सेवाओं का जो क्रय विक्रय है ये कम हो गया। इसका मतलब क्या निकला? लोग वस्तुएं कम खरीद रहे हैं। अच्छा, लोग वस्तुएं कम क्यों खरीदेंगे? जब उनके पास पैसे नहीं होंगे। ये तो जायज है ना। आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप जूस नहीं पियोगे, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अभी आपकी जेब में 500 रुपए का नोट डाल दिया जाए कि ले ले भाई, तो सबसे पहले इस जूस की दुकान पे जाओगे कि पपीता शेक बना भाई। खर्च तो करेगा ना। पैसा जब जेब में होगा तो वो खर्च करेगा, पैसा जेब में नहीं होगा तो खर्च कहां से करेगा? आप नौकरी लगोगे, मकान नहीं बनाओगे, डिमांड जनरेट नहीं होगी, सीमेंट की मांग नहीं बढ़ा दोगे। आप नौकरी लगोगे, घर में फ्रिज भी लेकर आओगे, सब कुछ लेकर आओगे, तो वस्तुएं खरीदोगे, पैसा होगा तभी तो खरीदोगे। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय यदि ज्यादा होता है, इसका मतलब आपकी इनकम अच्छी है। मार्केट में वस्तुएं बिक रही है तो मार्केट चल रहा है, ठीक है। हार्मफुल कब होती है? जब ये अनकंट्रोल हो जाए,
जैसे वर्तमान में चल रहा है। अब वर्तमान में क्या है, यदि आप मार्केट में जाते हो तो आपको पता लगता है कि 140 रुपये आम है, तो आप कहते हो नहीं नहीं भैया रहने दे। क्यों? आपकी जेब ने जवाब दे दिया, आपकी जेब में तो 60 रुपये हैं, क्योंकि आपकी इनकम इतनी है, वो अब ज्यादा होगी। अब यदि वो 60 रुपये से मैच करे तो आप खरीद लोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। ये हार्मफुल होता है। वर्तमान स्थिति जो है इंडिया की है, भाई मैं तो इंडिया की बात करूंगा, राजस्थान की अकेले की कैसे बात कर सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति यह है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, पहुंच से बाहर हो गया। आज आप गोलगप्पे खाने जाते हो तो कहता है 20 रुपए के 4 है, तो आप कहते हो भाई ऐसे कर, 2 मेरे को दे दे, 2 इसको दे दे। अब यदि वो कह दे कि 20 रुपए के 20 है, तो आप कहेंगे ला, हो गया ना बस सारा। ये चीजें हैं सारी। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय यदि कम है, इसका मतलब आपकी इनकम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है मतलब आपके पास रोजगार नहीं है, या आप रोजगार कम है, इसका मतलब ये होता है। उतारना चाहोगे इसको, एक साइड में उतार लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, साइड में उतारना, ठीक है ना। अपने नोट डाल के कहीं छोटा सा उतार लो, इससे क्या आपकी समझ विकसित होगी। तो अब इस स्थिति में क्या है, महंगाई कैसी है, कम, और यहां क्या है, महंगाई अधिक। तो वास्तव में क्या होता है, महंगाई का बैलेंस में होना जरूरी है, मुद्रास्फीति का बैलेंस में होना जरूरी होता है। चले, चले। अब ये तो है कम ज्यादा, अब लिखिए उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर मुद्रास्फीति की दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये क्या कहता है, अब आप देखो, आरएस 2018 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। ये क्या कहता है, चार %। ये क्या है, मुद्रास्फीति की सामान्य दर है 4%। अब यदि आपको लगता है कि इकोनॉमी को थोड़ा बैलेंस में रखना है, ऊपर नीचे कुछ होता है, तो आप इसको 2% कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे कहते हैं उदार मौद्रिक नीति, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। अब यदि आप कहते हो नहीं नहीं थोड़ा मार्केट को और उठाना है हमने, तो अब क्या करो, आप 2% बढ़ा सकते हो, ±2%, ऐसा कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं, कठोर मौद्रिक नीति, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ये है। अब यदि 2% हो गया तो हम समझ जाएंगे, 6% होगी तो भी हम समझ जाएंगे,
तो भी इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो 7 से ऊपर है, ये अनबैलेंस है, ये हार्मफुल है। अब आपकी जेब से बाहर हो गया, अब आपकी बचत नहीं होगी। इसमें तो आप बचत भी कर लोगे, अब बचत नहीं होगी। क्यों? पहले जब आप गैस सिलेंडर खरीदते थे तो 500 रुपए लगते थे, तो 500 रुपए आपके बच जाते, इसका इस्तेमाल आप सेविंग में कर लेते। लेकिन अब वो जो सेविंग में आप 500 रुपए रखते थे, उसको आप गैस सिलेंडर में दे रहे हो, तो पैसा बचा नहीं ना आपके पास, तो फिर बचत कम होती है। और जब बचत कम होती है तो बैंक में पैसा कम जाएगा, और बैंक में पैसा कम जाएगा तो बैंक किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, वहां से पैसा लेना देना चलते रहना चाहिए। तभी आप देख रहे हो कि वर्तमान में जो बैंक है दिवालिया हो रहे हैं, इसी का कारण है। भाई मैं पैसे बैंक में जमा कराऊंगा तभी तो बैंक चलेगा ना। मैं का मतलब मैं नहीं हूं, मैं का मतलब है पब्लिक, ठीक ना। कोई सोच ले कि मेरे आधार पर ही चल रहा है, ऐसा नहीं। और मैं पैसा कब जमा कराऊंगा? जब बचेगा, समझे ना। और बचेगा कब? जब मुद्रास्फीति की दर ये रहेगी। अब इससे तो ऊपर चले गए, वर्तमान में 7% से ऊपर है मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर जो है। अब जब वो 7% से ऊपर है तो इंडियन इकोनॉमी से तो बाहर चली गई वो। अब बाहर चली गई तो जो मैं सेविंग करता था अब वो मैं कर नहीं पाऊंगा या कम कर पाऊंगा। तो इसका प्रभाव ये रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर में मेरा पैसा कम जाएगा, और बैंकिंग सेक्टर में यदि पैसा कम जाएगा तो बैंक दिवालिये की स्थिति में आ जाएंगे। अमेरिका जैसे देशों में भी यही हो रहा है। आप देख रहे हो 3-4 बैंक उसके दिवालिया हो गए, और पुराने पुराने बैंक। भारत में देख लो, भारत में मर्जिंग ही तो चल रही है। इसका निजीकरण कर दो, इसका सार्वजनिकरण कर दो, इन दोनों को मिला दो, यही तो चल रहा है। क्यों? अकेला बैंक संभाल नहीं पा रहा, संभाल नहीं पा रहा स्थिति को। क्यों नहीं संभाल पा रहा? क्योंकि यहां पर हम 7 से ऊपर % करके बैठे हैं, तो लोगों का जो पैसा है वो वहां लग रहा है। तो इन चीजों को प्रैक्टिकली समझा करो, तब जाके हम आगे की बात समझ पाएंगे। ये RAS 2018 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, और शायद ऑप्शन में था, ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ आया था। ऐसे था ठीक। ये है उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलूं आगे। अब आइए, पेज के बीच में लिखना मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे तो देखिए बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक पॉइंट उठाऊंगा ताकि मैं आगे उत्पादन और उपभोग को जोड़ सकूं। जैसे आगे हमारे जो टॉपिक चलेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है ना, ये जिस पर हम मापन करते हैं ना मुद्रास्फीति का, वो। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। पोस्ट पुश इन्फ्लेशन। चले।
मांग से प्रेरित होने वाली, सिंपल सी बात है। इसके कहने का मतलब यह है, यदि सप्लाई कम होगी, ठीक है ना, किसी भी वस्तु की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड कैसी होगी, बताइए। चलो कोई बात नहीं। अभी गर्मी चल रही है, पानी की डिमांड कैसी है, ज्यादा। क्यों है? क्योंकि सप्लाई कैसी हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो फिर टैंकर महंगे क्यों हो गए? सर्दियों में तो टैंकर वाला घूमता रहता है, वो कहता है 200 में भर देंगे पूरी टंकी। आज 500-800 रुपए क्यों ले रहा है? अखबारों में आ रहा है ना, टैंकर वाला ले रहा है 800 रुपए। सर्दियों में कब कहता था 800 रुपए लूंगा? सर्दियों में तो 250 में ले लो यार, थोड़ा सा ले लो। क्यों? ना तो लोग नहाते थे, सर्दियों में नहाते भी तो नहीं है ना लोग। अब गर्मियों में तो 2-2 बार नहा लेते हैं। तो ये समझ में आई बात सारी। तो उस समय लोग उपभोग कम कर रहे थे, तो सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा। तो बताइए कीमत कैसी हो जाएगी? ज्यादा। अब कीमतों का ज्यादा होना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। तो मांग से प्रेरित होने वाली, ये देख लो, डिमांड ज्यादा कर दी क्योंकि सप्लाई कम हो गई। कहीं से भी उठा के देख लीजिए इसको, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी। किसानों की फसलें खराब हो जाती है, जब फसलें खराब हो जाती है तो आप देखिए कैसे उसका दाम बढ़ता है। अब आप देखिए इसके कई कारण होते हैं। इसका कारण क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। ऑब्वियसली बात है, जनसंख्या में जब वृद्धि होगी, पानी तो उतना ही है हमारे पास, फसलों का उत्पादन भी उतना ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रोथ कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जनसंख्या तो तेज गति से बढ़ रही है ना, जनसंख्या तो तेज गति से बढ़ रही है। तो इस्तेमाल क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो आप देख लीजिए, चीजें कम है, कम चीजें होगी, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, कीमत ज्यादा। एक कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, ये भी इसका कारण होता है। अब देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे दाल की फसल उगाई तो उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं ये। अब जब ताजा ताजा फसल आई है तो उसका रेट कैसा होता है? डाउन होता है, तो वो स्टोर कर लेते हैं, है ही नहीं जी। अब जब मार्केट में आप निकालोगे ही नहीं तो वो तो वहां स्टोर है, उससे पूछेंगे दाल है क्या, कहता नहीं है भाई। फिर धीरे धीरे उसके रेट बढ़ाएंगे वो। एक बार तो हो गया था 250-300 के आसपास दाल का रेट, और फिर छापे मारे गए तो लोगों ने अपनी छतों पर रख रखी थी दालें। ये ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। कोरोना काल में ये जो बंद हुए थे, आप देखिए ये सब मार्केट बंद हो गया था, तो ये जो दारू की बोतलें थी ये बिकी थी। और ब्लैक मार्केट, क्योंकि लोगों को तो पीनी ही पीनी है, 3-3, 4-4 हजार में, और नॉर्मल खरीदनी खरीदनी। वो भी क्या कर रहे थे, मस्त मिक्सिंग करके दे रहे थे, कमा रहे थे। बढ़िया है, इस मामले में तो ऐसा करना भी चाहिए। इधर आ जाइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा। ऐसे ही होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है
उसमें प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो प्रोडक्ट की कीमत भी तो ज़्यादा होगी। इस पेन के निर्माण में, मार्कर के निर्माण में यदि ये प्लास्टिक महंगा हो गया, स्याही महंगी हो गई, हालांकि इसमें तो स्याही का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, तो प्रोडक्ट तो महंगा हो गया ना। लकड़ी महंगी हो गई, फर्नीचर महंगा हो गया, ऐसे ही होगा। कॉटन महंगी हो गई, शर्ट महंगी हो गई। वही बात कर रहा हूं, वही बात कर रहा हूं। ये कैसे होगा? इसका कारण ये होगा, यदि लेबर की ज्यादा हो जाए, लेबर ज्यादा हो जाए। आप देखिए, यदि हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए, ठेकेदार चाहिए, मजदूर चाहिए, ईंटों को लाने वाला चाहिए, ईंटों को फेंकने वाला चाहिए, पहुंचाने वाला चाहिए, गारे वाला चाहिए। अब यदि ये महंगे हो जाएं, ये कहते नहीं जी हम तो एक दिन के 1500 रुपए लेंगे, देख लो, तो मकान की कीमत क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वही तो बात है, वही तो बात है। आज मैं एम्प्लॉय रखता हूं, यदि ये एम्प्लॉय ज्यादा डिमांड करने लग जाए कि ना जी काम नहीं चलेगा हमारा, तो हमारे बढ़ाओ। अब यदि वो बढ़ाओगे तो कहां से निकालेंगे? आपसे भी तो निकालेंगे। कोर्स महंगा हो गया ना भाई। कोर्स महंगा क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्शन महंगा हो गया भाई। मैं क्या करूं? ऐप वाला पैसे ज्यादा ले रहा है, बिजली बढ़ रही, एसी चला दी, रेंट बढ़ गया, हो गई ना बातें सारी। रेंट बढ़ना, बिजली, इनका, ये सब यही तो है। जैसे एक शब्द में आप कह सकते हो टैक्स बढ़ गया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया कि सर्विस टैक्स इतना लगेगा भाई, तो मैं तो यही कहूंगा लाओ भी दो। टैक्स में तो यही होता है सारी चीजें। कभी बात करेंगे कराधान करापात, इस संबंध में क्लियर होगी बात सारी। आइए अब आइए हेडिंग डाल दीजिए, मुद्रास्फीति का मापन। मुद्रास्फीति का मापन। इस संबंध में दो संकेतक होते हैं। एक तो होता है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको कहा जाता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो होता है इसको कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इनकी बात ही हमने आगे करनी है। बस यहां एक छोटी सी बात करके इसको समाप्त करते हैं। ये जो है केवल वस्तुओं के लिए होता है। केवल वस्तुओं के लिए होता है ये। केवल वस्तुओं के लिए होता है, गुड्स। ये जो होता है वस्तुओं व सेवाओं दोनों के लिए होता है।
वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए होता है। भाई वस्तु क्या होती है? ये वस्तु है, ये बोर्ड वस्तु है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये क्या है? सेवा है, इसको सर्विस बोलते हैं। इंटरनेट क्या है? सेवा है। बीमा क्या है? सेवा। होटल रेस्टोरेंट सेवा। कहते हैं ना, एक बार सेवा का मौका दे, होटल पे लिखा होता है, वो तो मैं तो मजाक के लहजे में कहता हूं, और ऐसे ही बोलते रहते। लोगों का जब सुनते हैं देखते हैं तो हमारा भी क्या मन करता है यार, एक बार तो बोलें। आप लोगों को थोड़ा सा खुश मिजाज बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, और हमें तो हंसी आती है इन चीज़ों पर। ऐसे लिखते हैं सिलेक्शन, फिर आगे खाली जगह छोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट यू। एक बार मैंने देखा कहीं आप तो नहीं है। मेरे को क्या है, ताकि करने को तो मेरे क्या है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को क्या है, इसमें ऐसा लगता है कि एक हम कॉमेडियन बन जाते हैं, कॉमेडियन बन जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे जब ऐसे बोलते हैं ना कहीं आप तो नहीं ये। हाँ, अब सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन सही मायने में यदि अपने कहें तो जो यहां आपको मिलवाया जाता है, एक्चुअल सिलेक्शन वही होता है। एक्चुअल सिलेक्शन वही होता है। आप कभी भी देखना, फोटो तो मैं इसकी लगा दूंगा, सिलेक्टेड इन आरएस। पूछेगा थोड़ी इससे कोई, कौन पूछेगा? बताइए कितने लोगों ने पूछा है? फोटो का क्या है? फोटो तो पूरी दीवार भरी जा सकती है, लेकिन एक्चुअल चीजें वो होती है जो आपके सामने। इसी कारण से मैं वीडियो बनाता हूं, वो वीडियो उसको मिलाता हूं ताकि सबूत रहे कि हाँ भाई ये आदमी भी पास में खड़ा है, वो बोल भी रहा है। इसीलिए आप अन्य किसी पे और नहीं देखोगे। आप बच्चा कभी आएगा नहीं वहां, उसकी फोटो आएगी सिर्फ। बहुत कम लोग जो करते हैं, यहाँ एक इंग्लिश के सर है, वो करते हैं मेरी तरह। बच्चे आते हैं तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और कोई करवाता नहीं है। क्यों? आते नहीं वहां, आते नहीं। क्यों? सिलेक्शन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। हकीकत है, इसको नकार नहीं सकते, हकीकत है ये चीजें। तभी तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे हैं वैकेंसी, एक संस्थान कहता है हमने इतने सिलेक्शन दिए, दूसरा कहता है हमने इतने सिलेक्शन दिए, तीसरा कहता है हमने इतने सिलेक्शन दिए। पता लगा इतनी तो सीट ही नहीं थी, इतनी तो वैकेंसी नहीं निकली थी। लेकिन बच्चा 18 से 22 साल का होता है, ये क्या समझेगा? ये क्या समझेगा? सिंपल सी बात है। कई बार बहुत हैरत की बात होती है क्या सर, क्या करें, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं सर, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। रॉन्ग, गलत। आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। जो पढ़ाई से ही बोर हो गया, जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उससे तुम क्या बोर हो जाओगे यार? आप कहते हो कि सर थोड़ा सा पढ़ाई के बीच में इंटरटेनमेंट होना चाहिए। गलत। आप पढ़ाई के अंदर इंटरटेनमेंट देखिए। आप ऐसा सोचिए कि यार आज मुझे ये नया मिला है, आज मैंने जाना किडनी ये होती है, आज मैंने जाना यार मुद्रास्फीति और महंगाई में ये अंतर होता है। आज मैं 2 लोगों को बताऊंगा, मैं पूछूंगा क्या तुझे पता है महंगाई और मुद्रास्फीति में अंतर क्या होता है? ये इंटरटेनमेंट होता है। जब हम ऐसी बातें करते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो सिलेक्ट होते हैं। जो ग्रुप में पढ़ाई करते हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं, वो इस लेवल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यार चलो बताओ आप, मुद्रास्फीति और महंगाई में अंतर क्या है? यार तुम्हें पता है डायलिसिस की जो क्रिया होती है, हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि किडनी में होती है, लेकिन किडनी में एक पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस, वहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसमें उच्च दाब के साथ ये प्रक्रिया कराई जाती है। आपको पता है क्या यार? ये ग्रुप में डिस्कशन होता है, और ऐसे बच्चे इतिहास रचते।
और इसी में अपना इंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं। नहीं करते थे हम बचपन में अंताक्षरी करते थे स्पेलिंग की। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। आजकल अंतराक्षरी होती है गानों की, फिल्मों के नाम की। पहले अंतराक्षरी स्पेलिंग की होती थी। टीचर भी क्या करते थे, स्पेलिंग बोल भाई, यहाँ भी A4 लास्ट वाला तू बता भाई, की 2 पार्टी बना देते थे। आप सोचिए वो क्लास कहाँ जाएगी, अंदाजा लगाइए आप। यही इंटरटेनमेंट होता है, इसको इंटरटेनमेंट कहते हैं। चलो आज इतनी ही बात करेंगे हम, आगे की बात कल।